कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बड़ी अपील, बोले 11 से 14 अप्रैल तक उत्तराखंड के लिए न चलाएं ट्रेनें। उत्तरकाशी पहुंचे मदन कौशिक, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कौशिक ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले आपसी गुटबाजी में 4 साल बिगाड़े। चौदहवें अखाड़े की मान्यता को लेकर हंगामा, किन्नर महामंडलेश्वर ही मांगी, बोले किसी को नहीं दी जा सकती मान्यता, अखाड़ा 13 थे और 13 ही रहेंगे। और उत्तराखंड में जंगलों के जलने का सिलसिला जारी, आग बुझाने में लगे चॉपर, वन विभाग ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा के तहत टिहरी के एक गांव में चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जनता से सीधे संवाद किया। दरअसल चौपड़ियायाल गांव में चंबा मसूरी फलपट्टी से लगा हुआ गांव है, इसलिए यहां पर लोगों ने खेती से संबंधित समस्याओं को सामने रखा और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या यहां पर पानी की बताई जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। चौपाल में सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी गई। सीएम ने कहा कि अधिकतर योजनाओं को मनरेगा से जोड़ा जाएगा, साथ ही योजनाओं से लोगों को जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। चंबा मसूरी फलपट्टी के काश्तकारों ने लीज पर दिए गए कृषि पट्टों के स्वामित्व दिए जाने की मांग की है। पे आज यहाँ रात्रि की चौपाल लगाई गई थी, तो इसमें करीब 12 गांव के लोग यहाँ पर आए थे और बहुत सी शिकायतें यहाँ पर आई, बहुत सी समस्याएं उन्होंने बताई। जो प्रमुख समस्याएं ऐसे तो पेंशन, राशन कार्ड, गोल्डन कार्ड की कुछ समस्याएं होती है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो शासन स्तर से ही सॉल्व की जा सकती है, तो वो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया कि ये उनके सामने रखी जाए। तो जिसमें प्रमुख समस्याएं थी, जो इस साल सूखा पड़ रहा है उसमें इनकी फसल बर्बाद हो गई है, उसके अलावा जो सिंचाई की सुविधा यहाँ नहीं है, पेयजल की किल्लत रहती है और उसके अलावा उत्पाद जो है उनको वो बेच नहीं पाते, मार्केट बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी समस्याओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी के विभिन्न प्रकार के निर्देशन प्राप्त हुए कि इसमें आगे कैसे कार्रवाई करनी है। उन्होंने सूखे के भी आकलन करके जो भी इनको लाभ पहुंचाया जा सकता है उसके भी निर्देश दिए। एक सहकारिता में एक बिल्डिंग का भी उन्होंने कहा कि इसको ठीक करवाया जाए। बहुत से स्वरोजगार की स्कीम्स को उन्होंने कहा कि इसको जिला योजना में रखा जाए, सिंचाई को मनरेगा से भी डेवलप किया जाए और जिला योजना से भी किया जाए। और वो खराब हो गए हैं तो देख लीजिए, वास्तव में गर्मी बहुत पड़ रही है और नेचर का प्रकृति भी पूरी तरह, मैं सोचता हूँ कि वो जिस तरह से समय पे पानी आता वो नहीं है, तो सूखा ग्रस्त ये देख लीजिए, चिन्हित कर लीजिए क्या हो सकता है ना। जहाँ जो इस तरह का क्षेत्र आपको दिखता है तो उसको बना लीजिए, देख लीजिए, चिन्हित कर लीजिए, ठीक है ना। आगे फिर उसको देखेंगे। पौड़ी समेत प्रदेश भर के तमाम जंगल लगातार जलते जा रहे हैं। जलते जंगलों को बचाने के लिए अब खुद वन मंत्री हरक सिंह रावत आगे आए हैं। हरक सिंह रावत का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगा है, जिसमें हरक सिंह रावत जंगल में लगी आग को बुझाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही वो अन्य लोगों को भी जन सहभागिता के साथ आग बुझाने का संदेश दे रहे हैं। इससे पहले हरक सिंह रावत कह चुके हैं कि जंगलों में लगी आग को सहभागिता के साथ ही बुझाया जा सकता है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया में आग बुझाने का वीडियो लगातार जमकर वायरल हो रहा है, जो लोगों के लिए एक सीख भी है। पौड़ी के नागदेव रेंज में जंगलों के जलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब आग पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए चॉपर से भी जंगलों में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और उसी के मद्देनजर आज नागदेव रेंज के अंतर्गत आने वाले खिरसू में वन विभाग की ओर से 2 युवकों को जंगलों में आग लगने के आरोपी गिरफ्तार किया गया है। रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि इन दोनों युवकों द्वारा खिरसू क्षेत्र के जंगलों में आग लगाई गई और उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरीके से स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों युवकों पर जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो लगातार की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी युवकों द्वारा लगाई गई आग जितनी भी रेंज में फैली है, उस क्षेत्र के गांव को, ग्रामीणों को पार्टी बनाकर वन विभाग कोर्ट में पेश करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी रेंज के अंतर्गत आने वाले 60 हेक्टेयर क्षेत्र में आग फैली है।
जैसे आपको विदित है कि समय फायर सीजन काफ़ी टफ है और ये जो दो लड़के हम लोगों ने अभी उनको पूछताछ के लिए हम लोग यहाँ पर ऑफिस में लाए हैं। तो एक ये पंकज रावत और अंकित रावत हैं। इनके द्वारा खिरसू क्षेत्र में रात को आग लगाई गई और इस बात को अपने बयानों में भी स्वीकार कर चुके हैं कि हमसे गलती हुई है। तो अब जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इनके विरुद्ध की जाएगी और उसके उपरांत भी हम लोग जो हैं अब जहाँ जहाँ पे जिस गांव से आग आई होगी हम संबंधित मतलब पूरे ग्राम सभा को ही पार्टी बनाएंगे और उनको मान्य न्यायालय में दंडित कराने का प्रयास करेंगे। अभी आपकी जो नागदेव रेंज है करीब कितना हेक्टेयर वन भूमि आग से प्रभावित है? अब तक जो हमारे पास जो घटनाएं हमारी घटित हुई हैं लगभग 60 हेक्टेयर भूमि हमारी जो है फायर से प्रभावित हुई है। आज हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाई जा रही है, इससे कितनी संभावना है कि सब बुझ जाएगी? देखिए आज चोपर के द्वारा जो हम लोगों की डिमांड पर उच्च स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं खिरसू क्षेत्र में आग बुझाने की कार्रवाई की जा रही है और चोपर के द्वारा लगभग 2-3 बार अभी उत्तराखंड में जहां कोरोना ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है वहीं कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। सरकार निर्देश दे चुकी है। उसी के अनुसरण में खटीमा पुलिस ने मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। खटीमा कोतवाली गेट पर पुलिस अभियान चलाकर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई कर रही है और इसी दौरान मास्क ना पहनने वालों को जहां खटीमा पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है, साथ ही मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ 200 रुपए के चालान काटे हैं। वहीं पुलिस ने इस दौरान लगभग 150 लोगों के मास्क ना पहनने पर चालान काटे। वहीं कोतवाल का कहना है कि संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस की 4 टीमों को गठित किया गया है। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ लगातार चालान की कार्रवाई की जा रही है। अभी जनता फिर से एक बार थोड़ा बहुत बोल रही है कि मास्क लगाने भी है और कोरोना फिर से बहुत स्पीड में फैलना शुरू हो गया है। तो हमारे ऊपर से भी हमें गाइडलाइन है कि बहुत स्ट्रिक्टली लोगों से मास्क पहनाया जाए, जिसके रिगार्डिंग हमने आज 3-4 टीमें कस्बे में भी भेजी है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के संबंध में चालान भी काटे जा रहे हैं। और अवेयरनेस हेतु हमने एक लाउड स्पीकर भी हमारा सितारगंज नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश स्तरीय आंदोलन के समर्थन में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है और धरने पर बैठे सफाई कर्मियों का कहना है कि प्रदेश स्तरीय आंदोलन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह के आह्वान पर 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक 3 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन के द्वितीय चरण में विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। उनकी मांग है कि समस्त निकायों और नगर पालिकाओं में कार्यरत पर्यावरण मित्र मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सफाई कार्य से ठेका प्रथा पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सफाई कर्मियों के धरने का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को जायज ठहराया। दरअसल इनकी एक जो है कि ये पूरे राज्य में चल रहा है सफाई कर्मचारियों का, और इसमें जो है सफाई कर्मचारियों की ये मांग है कि मोहल्ला स्वच्छता समिति के जो लोग हैं उनको नियमित कर दिया जाए। और दूसरा ये कहते हैं कि अगर नियमित नहीं किया जाए तो जो जितना कार्य किया जाता है उस हिसाब से पैसे दिए जाए, जितना कार्य उतने पैसे की नियम लागू कर दिया जाए। और दूसरी मांग इनकी यह है कि जो सफाई कार्य होता है वो ठेका प्रथा पे ना कराया जाए, और जायज़ मांग है। इस मांग को जो है हमारा बोर्ड पूरा समर्थन करता है। मांग हमारी यह है कि मोहल्ला शिक्षा समिति जो हमारी चल रही है इसको हटा के नियमित किया जाए। जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं जो 15 साल 20 साल हो गए हालांकि यहाँ नगर पालिका में काम करते करते उन लोगों को बहुत टाइम से लगे हुए हैं। आज कम से कम कुछ लोगों को तो ऐसे ही 25 साल भी हो चुके हैं यहाँ लगे। जैसे हमारे एक महेश कुमार जी अध्यक्ष जो नगर पालिका के हमारे शाखा अध्यक्ष कर्मचारी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, जैसे विनोद जी, चंद्रपाल जी हैं, कुछ लोग हैं, ये बहुत पुराने हो चुके हैं। इन्हें नियमित किया जाए। और शिक्षा समिति के सब कर्मचारियों से यही अनुरोध रहेगा हम लोगों का कि हमारे सही। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हुआ है। आप देखते रहिए ANB न्यूज।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और अगली खबर हरिद्वार से आपको बताते हैं। हरिद्वार अखिल भारतीय श्रीपंच निर्मोही अनि अखाड़े की हिमांगी सखी ने किन्नर समाज की तरफ से स्वयं को किन्नर अखाड़ा बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। बैरागी कैंप स्थित श्रीपंच निर्मोही अनि अखाड़े में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनादिकाल से अखाड़े सिर्फ 13 हैं और 13 ही रहेंगे। अखाड़े के रूप में किसी को भी मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि किन्नर भी समाज का अंग है, लेकिन परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जब किन्नर समाज को संत समाज की ओर से अपना लिया गया है और किन्नर संत सन्यासी संतों के साथ शाही स्नान भी कर सकते हैं, तब उन्हें अपना अलग से अखाड़ा बनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्या किन्नर समाज को जूना अखाड़े का पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जो उन्होंने स्वयं को किन्नर अखाड़ा घोषित कर दिया है। जब संत समाज ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया है, तब उन्हें 14वें अखाड़े की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी है। किन्नर अखाड़ा कोई अखाड़ा थोड़ी है। पहली बात तो संतों ने किन्नरों को जब गले लगाया, इतना मान सम्मान दिया, उनको दीक्षा देके उनको शिष्य बनाया, तो उन्हें उनकी चरणों में रह के सनातन धर्म के प्रति आगे अपना कार्य करना चाहिए, ना कि अपना एक अलग अखाड़ा बनाने के लिए तैयारियां करनी चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि संतों ने गले लगाया। अगर आपको संत गले नहीं लगाते और आपको मान्यता नहीं देते, आपको दीक्षा नहीं देते, तो आप त्रिपुंड लगा के बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे। फिर आप संतों के विरुद्ध जाके अखाड़ा लगाने का मतलब क्या है ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु के आगे जाके कार्य नहीं करना चाहिए। मुझे तो उचित जरा भी नहीं लगता है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का, क्योंकि आचार्य किस बेस पे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य की उपाधि दी है, मुझे ये बताएं। पहले धर्म के साथ उनका पुराना कौन सा नाता था, ये मुझे बताएं। वो HIV अवेयरनेस के ऊपर लेक्चर्स देती रही हैं, यूनाइटेड नेशन में बैठती रही हैं, विदेशों में सिर्फ HIV के ऊपर ही उन्होंने कार्य किया। फिर उनको आज उत्तराखंड जन एकता पार्टी के लिए आज एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कई पदों से सेवानिवृत्त हुए 1 दर्जन लोगों ने पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश धने से अपील की है कि वो प्रदेश की जनता के हित में कार्य करते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाइए, जिससे वो पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक समारोह में तमाम वरिष्ठ पदों से सेवानिवृत्त हुए सभी लोगों का माल्यार्पण करके पार्टी में स्वागत करते हुए धने ने कहा कि सभी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेशवासियों का भी अभिनंदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आम जनता राष्ट्रीय दलों की नीतियों से परेशान होकर अब तीसरे विकल्प की ओर देख रहे हैं और निश्चित तौर से उजपा प्रदेश में तीसरी ताकत बनकर उभरेगी। हर क्षेत्र के विशेषज्ञ, शिक्षा के क्षेत्र में और जो पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में, जो न्याय के क्षेत्र में, या जिन्होंने आर्थिक प्रबंधन के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है, उस सब लोगों का अनुभव है। 30-35 साल का अपने अपने क्षेत्र में इनका अनुभव है और इसका लाभ निश्चित रूप से हमारी इस उत्तराखंड की जनता को मिलेगा, उत्तराखंड जन एकता पार्टी को मिलेगा। और जो उत्तराखंड जन एकता पार्टी को इनका लाभ मिलेगा, वो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम उस लाभ का हम प्रयोग करेंगे, ताकि उनका भविष्य हमारा सुरक्षित हो सकता है। आने वाले जो पीढ़ी है हमारी, जो हमारी उत्तराखंड के जो हक हकूक हैं, जो उत्तराखंडियत है, उसका इस्तेमाल हम उत्तराखंड के लिए कर सकें। सर, उत्तराखंड की वन संपदा एकदम दशक रही है, पूरा उत्तराखंड बेहाल है इस समय, तो सरकारों की कमी इसमें कुछ महसूस होती है आप? देखिए, इसमें इससे पहले भी जब ये जंगल बने थे, तो मैं समझता हूँ कि जन सहभागिता से ग्रामीणों के द्वारा ये जंगल पाले गए हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन उनके द्वारा किया गया। लेकिन आज उनकी सहभागिता उनकी नगण्य है। उनको सरकार के द्वारा जो उनके कानून हैं, वन कानून, उनके द्वारा जनता को ये एहसास कराया गया कि जसपुर में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। समस्याओं को दूर करने की मांग की। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के युवा जिला अध्यक्ष
मुख्तार सिंह के नेतृत्व में इनके पदाधिकारियों ने तहसील परिसर में पहुंचकर ज्ञापन देकर उनकी समस्याओं से रूबरू कराते हुए मांग की है कि पंजीकरण कराने में खतरे की बाध्यता को खत्म किया जाएगा और इसके अलावा टोल सेंटरों पर किसानों की हो रही परेशानी को भी दूर किया जाए। आज गेहूँ तुलाई का सीजन जारी है। आज हम तहसीलदार साहब से मिले हैं। कई सेंटरों से दिक्कत आ रही थी कि काश्तकारों से पैसा लिया जा रहा है, जहाँ से 15 रुपये से लेकर 20 रुपये किसानों से मांगे जा रहे हैं जबरन प्रति कुंटल के हिसाब से। उसके लिए हम मिले हैं। तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि ऐसा कोई भी पैसा किसानों से नहीं लिया जाएगा। तो उसी संबंध में एक जो खसरा होता है, खसरे की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। कभी तहसीलदार में पटवारी साहब नहीं मिलते, कभी कोई नहीं मिलता। वो भी हमने मांग रखी है। उसके लिए भी आश्वासन दिया तहसीलदार साहब ने कि आपका उसका भी जल्दी से जल्दी आपको खसरा दिया जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी किसी भी रुपये का। किसान यूनियन संतुष्ट है फिलहाल? हाँ, इस बार संतुष्ट है। यदि दिक्कत आएगी किसान यूनियन फिर इन्हें आके गिरा जाएगा। किसानों का ये मांग है कि उसमें जो है ये जो शासन का आदेश है कि जो क्रय केंद्रों पर जो गेहूं तोला जा रहा है उसमें खसरा और खतौनी की भी एक कॉलम बना है सॉफ्टवेयर में कि उसको वो खसरा खतौनी भी लाई जाए। जबकि खसरा खतौनी में निकालने के लिए एक बार उनको फिर पटवारी के पास जाना पड़ा। अब हमारे जब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आप देखते रहिए ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की जुबान एक बार फिर से फिसल गई है। इस बार वो कह गए कि कुंभ बनारस में भी होता है। सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत की जुबान कई बार फिसली है। ताजा मामला, उन्होंने हरिद्वार के एक कार्यक्रम में कहा कि हरिद्वार में कुंभ 12 साल में होता है, बार बार नहीं होता है। कुंभ बनारस में होता है, उज्जैन में होता है, इसलिए कुंभ को दिव्य और भव्य बनाना चाहिए। सबसे पहले सीएम तीरथ अपने उस बयान के लिए चर्चा में आए जिसमें उन्होंने हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से की थी। उन्होंने कहा था कि त्रेता और द्वापर युग में रामकृष्ण हुए हैं। राम ने समाज के हित में काम किया, जो उन्हें लोग भगवान मानते हैं। आने वाले समय में लोग नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में मानने लगेंगे। और उसके बाद उनका सबसे विवादित बयान फटी जींस को लेकर फैशन के तौर पर सामने आया। इस बयान को लेकर युवा वर्ग, विशेषकर महिलाओं ने मुख्यमंत्री को खूब निशाने पर लिया। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने फटी जींस संबंधी मामले पर माफी भी मांग ली थी। और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उत्तरकाशी पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिला मुख्यालय तंबाखानी से लेकर पूरे नगर में प्रदेश अध्यक्ष गाड़ी में सवार होकर घूमे। मंगलवार को यमुना घाटी में बड़कोट रात्रि विश्राम के बाद वहां पहुंचेंगे और उसके बाद भव्य स्वागत उनका किया गया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी को जनाधार उनके चुनाव एजेंडे के आधार पर जनता ने दिया है, वो अब उस पर खरा उतरेंगे। लेकिन विपक्ष रचनात्मक भूमिका के तरीके से लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपसी गुटबाजी में 4 साल गवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में अपने दलों की अपेक्षा यही फर्क है कि दूसरे दल महज चुनाव के समय ही आम जनता की फिक्र करते हैं, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता सत्ता हो या फिर विपक्ष हमेशा आम जनता के बीच में रहता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की सोच, संकल्प और सेवा भाव के बूते ही विश्व के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उत्तराखंड में स्थित रुड़की में भी 5 हॉस्टल को सील कर दिया गया है। IIT रुड़की के 5 हॉस्टल को सील कर दिया गया है और कंटेनमेंट जोन उनको घोषित कर दिया है।
ऐसा 60 छात्रों के कोरोना की चपेट में आने की वजह से किया गया है। इसकी जानकारी IIT के अधिकारियों ने खुद दी है। 60 में से 54 छात्रों में सोमवार को संक्रमण की पुष्टि हुई, वहीं 6 मंगलवार शाम को पॉजिटिव मिले। इसके बाद संस्थान ने अपने छात्रों को अगले आदेश तक के लिए घर से नहीं लौटने के लिए कहा है। IIT रुड़की की मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव ने कहा कि संस्थान में छात्रों के पॉजिटिव होने के बाद हरिद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरल, कस्तूरबा, सरोजनी, गोविंद भवन और विज्ञान कुंज नाम के 5 हॉस्टलों को सील कर दिया है। इन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। संस्थान में वर्तमान में लगभग 3000 छात्र हैं, जिनमें से लगभग 1200 इन 5 हॉस्टलों में रहते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बगैर चल रहे 30 अस्पतालों, 67 होटल और कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। दमकल विभाग ने NOC नहीं लेने का कारण 1 सप्ताह के अंदर स्पष्ट करने को कहा है। हम लोगों ने जो है इस एक अभियान चला रखा है इस समय, और इसमें कुल 67 लोगों को जो है, इसमें हॉस्पिटल हैं, इंडस्ट्री हैं और मैरिज हॉल हैं, नोटिस जारी किया है, जिनके पास NOC नहीं है और अग्निशमन व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। इसमें रुद्रपुर क्षेत्र में 10 हॉस्पिटल हैं, 8 होटल हैं, गदरपुर में 8 अस्पताल और 5 मैरिज हॉल हैं, पिच्छा में 4 होटल हैं, 12 हॉस्पिटल हैं और कुल। उत्तराखंड में विकास नगर में उप जिलाधिकारी के निर्देश पर एक संयुक्त टीम ने स्थानीय हॉट मिक्स प्लांट का औचक निरीक्षण किया है। छापेमारी वहां पर की गई। इस दौरान खनन, भंडारण और पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित कोई अभिलेख नहीं दिखाने और अन्य खामियां मिलने पर प्लांट को मौके पर सीज किया गया। जिला खनन अधिकारी और प्रदूषण बोर्ड सहायक अभियंता ने टीम के साथ सेलाकुई और लांघा रोड के पास स्थित हॉट मिक्स प्लांट पर औचक निरीक्षण की कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान मौके पर हॉट मिक्स प्लांट के संचालक के द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया। विकास नगर तहसील के अंतर्गत जो भी हॉट मिक्स प्लांट है वहाँ पर चेकिंग की गई है, और उसी क्रम में एक ये हमारा लांगा रोड पे भी एक हॉट मिक्स प्लांट है जिसकी शिकायत मिल रही थी कि वो बिना अनुमति के और बिना मानक के चल रहा है। तो आज आके यहाँ पर चेकिंग की गई है, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और खनन विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त निरीक्षण किया है और उसकी जांच की गई है हॉट मिक्स प्लांट की। तो उसमें मौके पे कोई भी अनुमति या किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दिखा पाए हैं, तो इस वजह से प्लांट को सीज कर दिया है। और अगर ये कोई कागज़ प्रस्तुत करते हैं तो उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो अभी फिलहाल हमने प्लांट को सीज कर दिया है। सर, किस तरह की खामियां थी और किस तरह की दिक्कतें आ रही थी? ये जैसे मैंने कहा कि ये अभी हमने इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे इनके कि कोई परमिशन है या किस टाइप से आपको अलाउड किया गया है, किसने अलाउड किया है, किस अथॉरिटी ने अलाउड किया है यहाँ पर चलाने के लिए। तो कोई भी कागज़ या डॉक्यूमेंट्स ये अभी दिखा नहीं पाए हैं और इसी कारण हमने इसको सीज कर दिया है। सर, जो संबंधित प्लांट संचालक सर, उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी सीज किया है, वही मैं कहा है, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं तो उसके हम आगे ही कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करते हैं और प्लांट को अगर फिर भी चलाते हैं, जो हमने सील की है, अगर फिर भी चलाते हैं तो उसके बाद फिर उन पर मुकदमा दर्ज होगा अगर वो बिना परमिशन के चलाते हैं। ये स्थानीय लोगों की इसमें शिकायत है कि एक आर.के. हांडा नाम से हॉट मिक्स प्लांट है, इसका नियमों के विरुद्ध इसका संचालन किया जा रहा है। इसकी शिकायत हमारे कार्यालय में प्राप्त हुई थी, तो आज SDM साहब के साथ मिलकर इसका सीलबंद किया गया। इनके पास किसी भी कुछ संचालक नहीं तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संचालन नहीं तो सहमति प्राप्त नहीं थी, जिसमें अग्रतर कार्रवाई करके इसको सील किया गया। सर, सेलाकुई में निरीक्षण किया गया, वहाँ क्या पाया गया? वहाँ पे भी एक प्लांट था BK अग्रवाल, जिनके पास भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण संचालन नहीं तो सहमति प्राप्त नहीं थी, जिस कारण उसको भी स्थानीय प्रशासन द्वारा सील किया गया SDM साहब के निर्देश। सर, क्या विभागीय स्तर पर ऐसे लोगों को मुकदमा दर्ज किया जाएगा जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं? अभी तो इसको सील किया गया। अगर ये सील अगर तोड़ते हैं और उसके बाद भी लगातार इसका निरंतर रूप से संचालन किया जाता है, निश्चित। राज्य के कई पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि, बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही संबंधित विभागों को अलर्ट भी जारी किया है। वहीं देहरादून में मंगलवार को गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देर रात देहरादून में आंधी के साथ बारिश हुई। बद्रीनाथ, गंगोत्री, हेमकुंड समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। मंगलवार देर रात हुई बारिश से जंगलों की आग बुझ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक राज्य के कई जगहों पर गर्जना के साथ
हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 3200 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली चमकने का पूर्वानुमान है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर राज्य के संबंधित विभागों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और वहीं देहरादून में बुधवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें कि कुछ क्षेत्रों में गर्जना के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई जा रही है। हल्द्वानी में पुलिस के साइबर क्राइम सेल की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम ने 120 चोरी हुए मोबाइल बरामद कर लिए हैं। मामले में एसएसपी का कहना है कि फरवरी और मार्च 2021 तक 517 मोबाइलों को सर्विलांस के जरिए EMI ट्रैक लगाया गया, जिसमें 130 मोबाइल के चलते वहां पर पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 120 मोबाइल रिकवर किए गए हैं और लोगों को उनके मोबाइल सौंपे गए हैं। खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खुश दिखाई दिए। आपको बता दें कि बरामद मोबाइलों की कीमत तकरीबन 14,40,000 रुपये बताई जा रही है। अब तक साइबर क्राइम सेल ने 2,820 मोबाइल रिकवर किए हैं। जो हमने 120 मोबाइल्स की रिकवरी जो हमने दिखाई है, उसमें जो हमारा सबसे पुराना जो मोबाइल रिकवर हुआ है वो फिलहाल अक्टूबर 2020 का है, लगभग 6 महीने पुराना मोबाइल है। और इसमें हमारी जो साइबर क्राइम सेल है उसमें काफ़ी समय से ये लोग लगे हुए थे, तो ये इधर हमने 2 महीने में ये मोबाइल्स रिकवर किए हैं। आज हमने इसमें जो इनके मालिक थे उनको भी बुलाया है और उनको उनके मोबाइल्स भी दिए हैं। और हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारे जितने भी पुराने मोबाइल्स भी हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही उसमें कुछ प्रगति होती है तो वी आर वेरी होपफुल कि हम उनको भी बरामद कर सकेंगे। टोटल जो 120 जो मोबाइल हैं उनके हैंडसेट के हिसाब से करीब 14,40,000 के आसपास की इनकी कीमत आ रही है अमूमन। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,